मिनट में आप लोगों से माफी चाहूंगी। प्रयागराज का ट्रैफिक बहुत खराब है। सभागार में मौजूद मेरे सभी आदरणीय शिक्षकगण, प्रोफेसर मनोज सिंह सर मौजूद हैं, प्रोफेसर प्रभाकर सर हैं, प्रोफेसर नीरज खरे सर हैं, आशीष सर हैं और भी सभी शिक्षक हैं। आप सबको सादर प्रणाम। मंच पर मौजूद सम्मानित साथी और सभागार में मौजूद सभी विद्यार्थी साथियों, भाषिक बहुलता पर बात करते हुए भाषा के विभिन्न संदर्भों पर बात हो चुकी है। लगभग पूर्व के साथियों ने जो बातें कही है, उन्हीं बातों को कुछ उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगा। यहाँ आने से पहले जो विषय मुझे दिया गया था, कहा गया था, वो यह था कि भारतीय लोकतंत्र और आदिवासी भाषाओं का भविष्य। इस विषय पर मुझे बात करने के लिए कहा गया था, तो मैं इसी विषय पर अपनी बात केंद्रित करूंगा। जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो मूलतः एक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि ही हमारे सामने मौजूद रहती है, और हम भाषा वैज्ञानिकों को देखें, उनके विचारों को देखें, तो उनके कई मत हमारे सामने मौजूद है। उन्हीं में से मैं जीवन देवी को उद्धृत करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जीवन देवी जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पूरा किया काम, और उन्होंने बताया, जो मुझे लगता है कि जो भाषा के सेंसस की बात कही जा रही थी, वो अब तक का सबसे लेटेस्ट सेंसस है भाषा का, जो व्यक्तिगत और संस्थानिक प्रयासों से किया गया है। इसमें लगभग पूरे देश में अभी 780 भाषाएं हैं जो बोली जाती है, यानी जीवित हैं, उनका कहना है। वो जब भाषाओं को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, वो कहते हैं, मैं सिर्फ भाषाओं को बचाना नहीं चाहता, बल्कि भाषाओं में निहित अतीत को भी बचाना चाहता हूं। जब ये बात कह रहे होते हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो एक शुद्ध भाषा वैज्ञानिक की तरह विलुप्त होती हुई भाषा का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहते, उसका कोई कोश नहीं तैयार करना चाहते, बल्कि उस भाषा में निहित उस दुनिया और संसार को संरक्षित करना चाहते हैं, या उसे भी वो लेना चाहते हैं। इसी संदर्भ में एक बात और वो कहते हैं कि राष्ट्र समाज को लोकतांत्रिक नहीं बनाते, भाषाएं समाज को लोकतांत्रिक बनाती हैं। तो ये बात वो कहते हैं, और मैं यही से अपनी बात को विस्तार दूंगा। और जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो भाषाओं के सभी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों पर बात हो चुकी है। भाषाएं मूलतः दो और काम करती हैं, दो माध्यमों से। जो पहला काम है वह है इमेज, यानी चित्र का निर्माण करती है भाषाएं। और जब हम शब्दों के जरिए कहते हैं, बोलते हैं, जिससे हमारे मानस में चित्र आता है, तो उसमें जो ध्वनि है या ध्वनि तंत्र, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी इमेज मेकिंग और जो साउंड या जो फोनेटिक्स है, जो ध्वनि तंत्र है, इसे बहुत मुख्यतया इससे विचार किया जाना चाहिए, और मैं इसी पर अपनी बात केंद्रित करूंगा। और ये बात मैं लोगों थंगों को रेफरेंस करते हुए कहना चाहूंगा। वो कहते हैं कि जो भाषाएं छवियां बनाती हैं, दरअसल वही छवियां हमारी संस्कृति होती है। संस्कृतियों का आकार भाषा द्वारा निर्मित उन चित्रों में ही मौजूद है। इसलिए वो कहते हैं कि भाषा संस्कृति के औजार है, इमेज निर्माण करती है, और वे हम उस संबंधित भाषा के समुदाय के संसार को अगर हम समझना चाहते हैं, तो जो संबंधित भाषा भाषी है, उसका संसार उसकी भाषा की छवियों में निहित है। मैं यहां से अपनी बात को विस्तार दूंगा कि इस अवधारणा के संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र में आदिवासी भाषाओं की उपस्थिति को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं। हम लोकतंत्र के जरिए समतामूलक समाज की बात करते हैं, और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र एक व्यवस्था है जो समतामूलक समाज की बात करता है। लेकिन ये सवाल है कि समतामूलक समाज वो कैसे बनेगा, वो एक लोकतांत्रिक समाज कैसे बनेगा। अगर भाषा की इतनी विविधताएं हैं, इसका आशय यह है कि भाषा के उतने ध्वनि तंत्र हैं, भाषा की उतनी छवियां हैं। यानी अगर जीएनजेवी कहते हैं कि 780 भाषाएं जीवित हैं, तो कम से कम 780 तरह का संसार हमारे पास मौजूद है। तो
सवाल ये आता है कि हम जिस लोकतंत्र को रूप देना चाहते हैं, उस लोकतंत्र का रूप किस भाषा की छवियों का रूप होगा। और जो छवियां होती है, इमेज मेकिंग जो होती है, यही से भाषा का सांस्कृतिक औजार तैयार होता है और यही से उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी अस्थायी होती है, जैसे नमूदियत हम कहते हैं। यानी कि हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या वह भारतीय लोकतंत्र सिर्फ हिंदी भाषा द्वारा निर्मित संसार, उसकी जो छवियां है उस तरह का लोकतंत्र होगा, या जब अंग्रेजों ने हम पर शासन किया तो उन्होंने जो छवियां हमारे ऊपर ओढ़ी वो अंग्रेजी भाषा की अपनी छवियां थी। जब स्पेनिश गए दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों में, तो उन्होंने वहां की जो स्थानीय भाषाओं में जो संसार था, जब संसार की बात करते हैं तो केवल उस संसार और भौतिक क्रिया ही नहीं होती, उनकी एक विश्व दृष्टि होती है, दुनिया को देखने का नजरिया होता है, वो चीजें थी, उसके ऊपर उन्होंने स्पेनिश चीजों को ओढ़ा। कहने का आशय यह है कि इतनी सारी भाषिक विविधताओं के बीच में इतनी सारी जो छवियां हैं, संसार है, इसके बीच हम कैसा तालमेल रखें कि हम एकतामूलक समाज का निर्माण कर सके। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो मेरी समझ में जो राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी को एक संपर्क और राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया, उसकी वजह यह नहीं थी कि हिंदी एक ऐसी भाषा होगी जो तमिल में जाकर तमिल का जो संसार बना है उसके ऊपर वो अपना आवरण बनाएगी, या फिर अगर कोई आदिवासी भाषी का क्षेत्र है तो वह हिंदी जाएगी और अपने संसार की सांस्कृतिक छवियों को लेकर आएगी, उसे स्थापित करेगी। हिंदी का ऐसा उद्भव मेरी समझ में नहीं हुआ है। हिंदी को राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतः उपयोग किया गया है कि हिंदी उन विभिन्न भाषिक समुदायों के बीच की जो सांस्कृतिक छवियां हैं, जो उनका संसार है, उनके साथ वो तालमेल करेगी, यानी वह खुद को भी बचाएगी और उनकी जो सभी जो सामाजिक संस्कृति है वह उन्हें भी करेगी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमें देखने को मिलती है कि जब भी हम भाषा के जरिए अगर हम जाएं, अगर हम स्वभावतः लोकतांत्रिक है, तो हम स्वीकार्यता की स्थिति में जाकर के हम अपनी भाषिक संसार के साथ जो सामने वाला का जो भाषिक संसार है उसके साथ हम तालमेल बैठाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जो हिंदी का जो प्रवेश हुआ, प्राथमिक रूप से वह इस रूप में नहीं हुआ और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि वहां हिंदी भाषा ने अपनी श्रेष्ठता के साथ, अपनी निर्मित छवियों के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की आदिवासी क्षेत्रों में। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आज भी जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और हम विकास की बात करते हैं, तो विकास के जिन मानकों की बात करते हैं, उन मानकों में भाषा और भाषा द्वारा निर्मित जो छवियां हैं, जो संसार है, उसका जो ध्वनि संसार है, उसे हम नजरअंदाज करते हैं। तो ये एक स्थिति दिखती है जिसकी वजह से प्राथमिक रूप से समस्या पैदा हुई। और हम ये देखें, जो बात ध्रुवगुप्त सर भी कह रहे थे कि क्यों ऐसा होता है कि हिंदी का अगर विरोध हो रहा है, तो यानी अगर आप उस श्रेष्ठता और वर्चस्व के साथ जाएंगे, यानी कि आप ये मानते हैं कि आपकी भाषा में जो छवि बनी है, जो संसार बना है, वही बेहतर है, श्रेष्ठ है, उसे आपको मानना होगा, तो टकराव यही होगा। और जहां जहां हिंदी ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया, हिंदी और दूसरी भाषाओं के बीच सामंजस्य बेहतर बना है। कम से कम मुझे लगता है कि हो सकता है इससे असहमति हो, अरुणाचल प्रदेश के मसले में हम ये बात कह सकते हैं, और इसके लिए जो अपनी जो संवैधानिक स्थितियां हैं उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जो भाषा है, जो छवि निर्मित करती है, संसार बनाती है, उसका संबंध उनकी भौतिक स्थितियों से है, उत्पादन की उनकी स्थितियों से है, उनकी जमीन व्यवस्था से है, उनकी आजीविका की चीजों से वो जुड़ी हुई रहती है। अब हम जब आदिवासी भाषाओं को देखते हैं, आदिवासी समाज को देखते हैं और भारतीय लोकतंत्र को देखते हैं, इस संबंध को हम देखें, तो हमें क्या समस्या दिखाई देती है। इस समस्या का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कुछ उदाहरणों के जरिए। जो सबसे ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बच्चों को। यानी हम विकास की बात करते हैं अगर आदिवासी समाज की, और आदिवासी समाज के विकास की हम बात करते हैं, तो अगर हम मूर्त तरीके से उस समाज में विकास को देखना चाहते हैं, तो उसकी सबसे प्राथमिक इकाई है वो बच्चे हैं और उनकी शिक्षा है।
और आज की तारीख में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा स्कूल से ड्रॉप आउट करने का जो डर है वो आदिवासी बच्चों का है। सबसे ज़्यादा आदिवासी बच्चे स्कूल छोड़ते हैं। 2014 में घटना घटी थी, जो अब तो आंध्रा हो गया, सॉरी अब तो विभाजित हो गया, पुराना आंध्रा था तेलंगाना में। एक स्कूल में एक आदिवासी बच्चा जो पढ़ाई के लिए जाता था, वो अपनी मातृभाषा बोलता है, वो हिंदी भी नहीं जानता है, अंग्रेजी भी नहीं जानती। अगर मान लिया जाए कि वह केरल का है तो वह यह नहीं कि वो मलयाली जानेगा, वह अपनी मातृभाषा जानेगा। अगर वह उड़ीसा का है तो वह उड़िया नहीं बोलेगा, वो अपनी कोंदी भाषा बोलेगा। तो उस बच्चे को उसके टीचर ने होमवर्क दिया था कि तुम अंग्रेजी में कुछ बोलो। तो बच्चा पहले तो घबराया सामने आने से, क्योंकि स्कूल का दबाव था, तो फिर सामने आकर वो बोला। जब उसने बोला, उसने जो उच्चारण किया वो अपनी मातृभाषा की ध्वनि तंत्रों के अनुसार था, और इस चीज के लिए उनके टीचर ने उसे दंडित किया। तो जो सामने जब बैठे बच्चे थे वो हंस दिए। जब बच्चे हंसे तो बच्चा अपमानित महसूस किया, और इसी दौरान वो बच्चा भागने लगा था, और दुर्भाग्य था कि सीढ़ियों से गिरा और बच्चा मर गया। इस पर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने एक रिपोर्ट लिखी थी जो बीबीसी में छपी थी 30 नवंबर 2024 ईस्वी में, एक धोखे से दूसरे धोखे की कहानी। इस चीज का जिक्र मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिसे हम सरकारी भाषा में ड्रॉप आउट कहते हैं, जिसका बुनियादी संबंध भाषा से है, और भाषा का मतलब उस भाषा की अपनी निर्मितियों से है, उसके संसार से है, उसके समग्र ध्वनि तंत्र से है। इसमें यह है कि जब एक आदिवासी बच्चा अपने परिवेश से स्कूल में आता है, तो स्कूल का जो परिवेश है वह उसका अपना परिवेश नहीं है। यानी वो अनुवांशिक रूप से अपने समाज में जिन चीजों को ग्रहण करता आया है, जो उसके विश्व दृष्टि बनी है, जो समझ बनी है, उसे बहुत ही पैनिक तरीके से छोड़ना पड़ता है और इसकी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। यानी अपनी मातृभाषा में जो छवियां निर्मित हुई है उसे त्याग करके उसे उसकी अपनी मातृभाषा में प्रवेश, दूसरी भाषा में प्रवेश करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहाँ से कबूतर कहते हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, लंबे समय तक मैं बच्चों को पढ़ाता रहा और अभी भी पढ़ाता हूँ गाँव में। तो मैं जब आदिवासी बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हम कहाँ से कबूतर, हमने कबूतर का चित्र दिखाया, तो बच्चा प्रतिवाद करते हैं, ये तो कबूतर नहीं है। कहते हैं कि नहीं तो क्या है, नहीं ये तो दुधमुल है। उनकी मातृभाषा में उस चित्र को जिसे हम कबूतर कहते हैं वह दुधमुल है। अब चूंकि इस तरह का कोई सांस्कृतिक अभ्यास या सांस्कृतिक परिवेश वहां नहीं है जहां वो शिक्षा के लिए जाता है, यानी जिस लोकतंत्र के लिए समतामूलक समाज की हम बात करते हैं, जिसकी प्राथमिक बुनियाद शिक्षा है, जो भाषा के माध्यम से आएगी, वहां ये स्थिति है। मैं एक ये रोचक लगने वाला प्रसंग है, लेकिन ये मुझे दुखी करता है। एक दफे मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने कुछ छोटे छोटे सेव होते हैं लाल लाल वाले सेव, तो मैंने बच्चों को सेव दिया कि खाओ। मैं दंग रह गया कि एक बच्चे ने सेव को ऐसे फेंक दिया, फेंका, और उन्होंने मुझे ये कहा अपनी मातृभाषा को, टमाटर दे रहे हो, कह रहे हो सेव है। वो जिसे हम सेव कह रहे हैं, जिस रूप में दिख रहा है, वह उसे टमाटर लग रहा है, क्योंकि उनके परिवेश में वहां सेव नहीं है। तो ये जो एक जो छवि की जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये छवियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखते हैं, हम विकास की सभी प्रक्रियाओं को देखें, उन प्रक्रियाओं में इन सांस्कृतिक चीजों को हमने कितना आश्रय दिया है। इसलिए प्रसिद्ध शिक्षाविद है अनिल सतगोपाल, वो ये बात कहते हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट जो आदिवासी समुदाय बच्चों का दिखता है, यह दरअसल ड्रॉप आउट रेट नहीं है, ये पुश आउट है। क्योंकि वो परिवेश ही उस तरह का है जहां वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम व्यवस्थागत तरीके से उन्हें पुश आउट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आपको जगह दे रहे हैं, लेकिन वो एक पुश आउट है। तो अनिल सतगोपाल इसे पुश आउट कहते हैं। और
इन छवियों के विस्तार में अगर हम जाए तो हम ये पाते हैं कि कैसे इन चीज़ों ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, विकास की प्रक्रियाओं को बहुत यांत्रिक बनाया। और इसलिए जो बात मैंने कही हिंदी के साथ जो तालमेल वाली जो बात कही मैंने, आज की तारीख में जो आदिवासी भाषाएं लिखी जा रही हैं हिंदी में या दूसरी मुख्यधारा की भाषा में जो आदिवासी भाषा लिखी जा रही है, तो कई दफे ये सवाल आता है, जैसे ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि आपकी मातृभाषा आदिवासी की है लेकिन आप हिंदी में क्यों लिखते हैं? तो इसका एक जो जवाब जो मैं समझ पाता हूँ, और ये उस समाज के जो बौद्धिक हैं वो मानते हैं, जो बात हमने अभी कही कि हम अगर अपनी अपनी भाषा की छवियों के साथ, अलग अलग भाषा की छवियों के साथ एक साथ चलने की पहल करेंगे तो हम एक साथ चल सकते हैं। ये हमारी मंशा होनी चाहिए। यानी अगर पार्वती की अपनी कविता लकड़ा लिख रही है और हिंदी में लिख रही है, एक कुड़ुख मातृभाषा का एक शब्द है लकड़ा, उसकी छवि आती है एक बाघ की और वो कविता आती है हिंदी में, तो इसका आशय यह हो रहा है कि उस आदिवासी दुनिया का जो संसार बना है वह संसार हिंदी में बना जो संसार है, उसकी जो भाषिक छवियां हैं उसके साथ वो तालमेल की कोशिश कर रहा है। इसी तरह हमें उन आदिवासी भाषाओं को समझना चाहिए। अच्छी बात पूर्व वक्ताओं ने कही कि जब हम भाषा पर बात करें तो हम अंतर अनुशासनिक होकर बात करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है अंतर अनुशासनिक होकर बात करने के लिए, क्योंकि हम केवल उस भाषा में केवल भाषा विज्ञान नहीं देखते, उसका समाज विज्ञान है, उसकी संस्कृति है, उसका इतिहास है, उसकी एंथ्रोपोलॉजी, सारी चीज़ें दर्ज दिखाई देती है। जैसे अभी लिंग की बात हो रही है, अभी मैं आने से पहले मैं मुंडारी भाषा का किताब पढ़ रहा था। मुंडारी में एक विद्वान है, जीवित भाषा वैज्ञानिक है, डॉक्टर मानसिक बड़ायुध। उन्होंने होड़ो और साहित्य और जगर करके किताब लिखी है मुंडारी भाषा के व्याकरण में, जिसे हम इस सभागार में बैठे हैं, अगर हम एक शब्द उच्चारित करते हैं जाति, तो हो सकता है हमें अपने जाति की छवि आए हमारे मन में, या हमारे पड़ोस में जो साथी जो बैठा है हमें उसकी जाति की छवि हमारे मन में आएगी, हो सकता है। लेकिन मुंडारी भाषा में, मुंडा भाषा परिवार में जाति का वह अर्थ नहीं है जो हम आर्य भाषा परिवार में देखते हैं। मुंडारी भाषा में जाति का मतलब लिंग होता है, और मुंडा भाषा के अनुसार इस प्रकृति में बस दो ही जातियां हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, और व्याकरण उनका उस तरह से वहां से चलता है। तो ये जो छवियों की मैं बात कर रहा था, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। और हम जिस संवैधानिक स्थितियों को देखते हैं भारत में लोकतांत्रिक चीज़ों के प्रसार के लिए, खासतौर से संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची की हम बात करें, 6ठी अनुसूची जो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए है और 5वीं अनुसूची जो मध्य भारत और पश्चिम भारत के आदिवासी समुदायों के लिए है, उन अनुसूचियों की हमने इस तरह से उपेक्षा की कि उस उपेक्षा के प्रतिरोध में जो भी स्वर आए, या तो भाववादी स्वर आए या महज राजनीतिक स्वर आए, उसका एक सांस्कृतिक रूप तैयार होना चाहिए था, एक अकादमिक स्वरूप तैयार होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। और इसलिए हम देखते हैं कि उन आदिवासी क्षेत्रों में भी जहां भाववादी तरीके से या भावना पर आधारित आंदोलन तो हो रहे हैं, भाषाई आंदोलन भी खूब है, लेकिन उनके सांस्कृतिक रूपांतरण की स्थितियां जब हम पड़ताल करेंगे तो हमें समस्या होगी। और इस समस्या की वजह से जो बात जीएन डेवी कह रहे हैं कि अगर कोई भाषा है तो उसमें उसका संसार है, उसके अतीत भी है, उसकी दुनिया है, उसके पूरे के पूरे इमेज निर्माण की प्रक्रिया है, हम उसे मिस कर रहे हैं, उसे हम छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे एक बहुत ही आदिवासी समाज के बारे में प्रचलित संस्था है जिसको लेकर हम सब लगभग अवगत ही होंगे, उसे हम घोटुल कहते हैं। रमाशंकर जी भी जानते हैं, समाज वैज्ञानिक। घोटुल वेरियर एल्विन ने किताब लिखी, मोरिया और उनका घोटुल खंडों में लिखी, बहुत बृहद किताब लिखी। उसके पहले अध्याय में ही वो घोटुल की व्युत्पत्ति तलाशते हैं, खोजते हैं, और दुनिया भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उद्धृत करते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उद्धृत करते हैं, नॉर्थ अमेरिका के एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उद्धृत करते हैं,
सभी के आदिवासी समुदायों की आत्मस्थिति की पड़ताल करते हैं और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घोटुल दरअसल आदिवासी एक आदिम एक संस्था है समाज की, जहाँ जो अविवाहित लोग हैं बस एक जगह उठते बैठते हैं। लेकिन हम ये देखें कि क्या घोटुल जो हम कहते हैं कि उस घोटुल का अपने मातृभाषा में कोई आशय है, कोई उसका संदर्भ निकलता है? तब हम अगर गोंडी भाषा में जाए, गोंडी भाषा का अध्ययन करें, तो हमें बिल्कुल एक अलग संदर्भ उधर देखने को मिलता है। गोंडी भाषा में गोंगो का मतलब होता है शिक्षा और टुल होता है स्थान, यानी वे घोटुल नहीं कहते घोटुल कहते हैं, यानी वो शिक्षा का स्थान है। और शिक्षा का स्थान कैसे हो, कैसे केंद्र होगा? जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने ये बात कही कि उसके सारे उत्पादन के संदर्भ भाषिक सामाजिक संदर्भ उभर आते हैं। हम जिसे घोटुल कहते हैं, घोटुल उस गोंडी समाज की व्यवस्था का एक छोटा सा अंग है, इकाई है। यानी गोंडी भाषा समुदाय में अगर हम जाए, उन भाषाओं का अध्ययन करें, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ उनकी जो अपनी समाज व्यवस्था है, उनके अपने उत्पादन की अपनी जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों से उन्होंने अपने समाज को 750 टोटल में विभाजित किया। यानी 750 गोत्र गोंडी समुदाय में दिखाई देते हैं, और जो 750 जो गोत्र हैं, वही 750 गोत्र धीरे धीरे करके कई दफे अलग भूगोल में जाकर के स्वतंत्र आदिवासी शाखाओं के रूप में विकसित हुए। और ये जो 750 जो इनके जो गोत्र बने या टोटम जिनको कहते हैं, वो 3 चीजों पर निर्भर थे। जैसे अभी रमाशंकर जी कह रहे थे, हमारे साहित्य की सबसे बड़ी समस्या है कि ये बहुत ज्यादा मनुष्य केंद्रित हो गया है। वो कहते हैं कि वो तो मनुष्य जीवन केंद्र में है नहीं इस पृथ्वी पे, तो उन्होंने जीव जंतु और वनस्पति 3 चीजों को लेकर उन 750 स्थितियों को निर्मित किया। और चूंकि उन सारी व्यवस्था के लिए एक शिक्षा के संस्थान की जरूरत थी, केंद्र की जरूरत थी, तब उन्होंने घोटुल निर्मित किया। और इस तरह से घोटुल की उनकी अपनी मौखिक परंपरा में, भाषिक परंपरा में उसकी वो पूरी उपस्थिति दिखाई देती है। मोतीराम कंगाली ने इस पर बहुत बृहद काम किया। मोतीराम कंगाली के रेफरेंस में बाद में अंग्रेजी में काम आया अनुराधा पॉल का, उस काम को हम देख सकते हैं। जैसे चूंकि हम लोकतंत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो संसार बना है आदिवासी समुदायों का, उनकी भाषा में वो कैसे उपेक्षित होती चली गई। जैसे एक और उदाहरण मैं दूंगा। आज की तारीख में आदिवासियों की बात करते हुए सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब एरिया जिसको कहते हैं, वो बस्तर है, ठीक है। और बस्तर में भी आप देखिएगा जो 2 नाम का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक है अबूझमाड़ और दूसरा सुकमा। अब यहाँ से जो खबरें आती है, हम सब जानते हैं क्या खबरें आती है, लेकिन इन खबरों के पीछे क्या है? अगर वहाँ गोंड परिवार की ही एक आदिवासी समुदाय की शाखा है, अपनी मातृभाषा को बोलती जानती कहती है, तो उसका अपना संसार क्या है? इसलिए अभी रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी वेरियर एल्विन की जीवनी, सभ्यता के कोने, उन्होंने जो लिखी है, रमाशंकर जी बेहतर जान रहे हैं। उस किताब में वेरियर एल्विन हैरान रह गए जब वो पहली दफे गोंड आदिवासियों के पास गए काम करने के लिए। तो उन्होंने वहां एक आश्रम बनाया, क्योंकि वो तो पृष्ठ पादरी थे, वो ईसा के उपदेशों को प्रसारित करने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने बात की वहां के आदिवासी समुदायों से, उन्होंने गोंड व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे लिए स्वर्ग क्या है? तो उस व्यक्ति ने बहुत सहजता से जवाब दिया, दूर दूर तक महुए के पेड़ दिखाई दे, यही तो स्वर्ग है। और उन्होंने कहा कि तुम कैसे मरना चाहते हो? मैं ऐसी जगह नहीं मरना चाहता जहां महुआ का कोई पेड़ ना हो। और उन्होंने ईश्वर के बारे में बात की, तो उस गोंडी व्यक्ति ने वेरियर एल्विन को काउंटर किया, कहा कि क्या तुम्हारा ईश्वर बहुत रिश्वत लेता है क्या, तुम उसकी इतनी पूजा करते हो बार बार? यदि तुम्हें ईश्वर को मनाने के लिए पूजा की इतनी पद्धतियां अपनाते हो, क्या तुमको वहां उसको रिश्वत देना पड़ता है?
वेरियर एल्विन इन चीज़ों को देखते हैं और उससे जूझते भी है। खैर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम स्वर और नर की हम धारणा बनाते हैं तो छवियाँ भाषा के जरिए कैसे काम कर रही होती है। मैंने अबूझ मार की बात की, जैसे हम अबूझ मार की बात करते हैं, जिस तरह की वहाँ से चीज़ें आती है या सूचनाएं मिलती हैं, हमें लगता है कि बहुत ही अनभिज्ञ सा कोई संसार होगा। हम देवनागरी भाषा है उसकी हिंदी भाषा के संदर्भ में जाए तो हमें बहुत ही वो लगता है कि कोई रहस्यमयी कोई जगह होगी। लेकिन हम देखें ये अबूझ मार है, जैसे पार्वती जिसकी तरफ अपने वक्तव्य जिक्र में थी। अबुझ का अर्थ मतलब होता है गोंडी में, वह है साल के पेड़, और मारह कहते हैं जंगल को। यानी अबूझ मार यानी साल के पेड़ों का जंगल, और उस जंगल में जो रहे वो मारहो हुए, यानी कि वे मूरिया हुए, उन्हें माड़िया कहा गया, फिर वो अबूझ मार। हम सुकमा की बात करते हैं, हम गोंड मौखिक परंपरा में, जबकि भाषिक परंपरा में देखें, हम उनकी उत्पत्ति कथाओं को देखें, वो कहते हैं कि जब धरती जल प्रलय में मग्न हुई तो दो व्यक्ति बचे रहे, एक ओडी रावण पेरियार और दूसरा सुकमा पेरी। जो सुकमा पेरी है, सुकमा पेरी ने ही इस पूरे संसार को बाद में बसाया। तो ये जो सांस्कृतिक स्थितियां है, क्या हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, विकास की प्रक्रियाओं में इन चीजों को हम देख रहे हैं? हम भारतीय लोकतंत्र का विस्तार चाहते हैं, बिल्कुल एक समतामूलक समाज का विस्तार, लेकिन जैसे कि हमने ये बात कही, भाषाएं हैं, इतनी बहुलता है, तो किसकी छवियों के आधार पर लोकतंत्र होगा? अगर इतनी विविधताएं हैं, इतनी क्षमता छवियां है, तो उन सारी छवियों के लिए वो हमें आश्रय मिलना चाहिए, और संवैधानिक स्थितियां हमारे पास है कि ये बात वो कहती है आप इन चीजों को करें। इसलिए एक चीज में जो एक चिंता है जिसकी तरफ मैं ध्यान देना चाहूंगा, जैसे जीएन डेवी ने जब काम करना शुरू किया लिंग्विस्टिक सर्वे पे, तो धारवाड़ गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि मैं धारवाड़ इसलिए गया क्योंकि मैंने अपना सारा समय इंडो आर्यन भाषा परिवारों के बीच बिताया, मैं द्रविड़ों के बीच जाकर देखना चाहता था। यानी जब हम आदिवासी भाषाओं के भविष्य की तलाश करेंगे भारतीय लोकतंत्र में, तो हम उसके अध्ययन की स्थितियों को भी देखें। निसंदेह प्राथमिक रूप से जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने काम शुरू किया 1784 ईस्वी में सोसाइटी को बंगाल की स्थापना हुई, वहां से चीजें हुई। उसके बाद भी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं की वजह से इन भाषाओं का अध्ययन किया गया, लेकिन बीच में एक ऐसी स्थितियां रही जो निसंदेह उस विकास की प्रक्रिया और परिणामों के रूप में रही, जहां हमने विकास का मतलब अपना एक सामुदायिक हिस्सेदारी समझी, सामुदायिक जिम्मेदारी नहीं समझी, और उस वजह से हम धीरे धीरे करके उन चीजों के हाशिए में चले आए। हम आदिवासी भाषाओं के भविष्य की हम बात करें तो उन भाषाओं पर भी हम गौर करें, देखें कि कैसे उस भाषा की जो अपनी आंतरिक स्थिति है, उस भाषा, जैसे हम कई दफे कहते हैं कि जो आदिवासी भाषाएं हैं वो स्थिर हो गई है, स्थिर हो गई, विलुप्त हो गई और खत्म हो जाएगी। है ऐसी भाषाएं जो विलुप्त प्राय स्थितियां हैं। और जब मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूँ तो किसी एक भाषा परिवार को लेकर नहीं, मैं समग्र आदिवासी समुदाय की भाषा परिवार को लेकर कह रहा हूँ। अब देखिए कैसे उनके समाज का भी एक क्रमिक विकास है, क्योंकि भाषाएं हैं तो वो उन भौतिक स्थितियों से प्रभावित होंगी ही, संबंधित होगी ही, और ये क्रमशः विकसित होती चली जाएगी। जैसे एक सवाल है, जैसे उदाहरण मैं मंच से ही दूं, हो सकता है कि मैं मुंडा भाषा बोलता हूँ, कोई होंगे जो बोडो बोलते होंगे या कोई दूसरी भाषा बोलते हैं, पार्वती उराव भाषा कुड़ुख बोलती है। भाषा की स्थिति ये है कि अगर पार्वती कुड़ुख बोलेगी तो मुंडा वाला संभवतः ना समझ पाए, या मैं मुंडा बोलूंगा तो शायद कुड़ुख ना समझ पाए। लेकिन क्या इस भाषिक भिन्नता की वजह से इस आदिवासी समुदायों के बीच एक विभाजन थी, फाई रेखा थी, जहां एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट जहां चूक करते हैं, मुझे लगता है, और दो समुदायों के संघर्ष को एक बिल्कुल ही एक आदिम स्थिति में लेकर के, पुरानी स्थिति में लेकर के संघर्ष को लोग देखते ही गड़बड़ है। जैसे कि मणिपुर को भी उसी तरह से देखा जा रहा है, जिससे मैं असहमत हूँ। हम भले ही एक दूसरे की भाषा न समझते हो, लेकिन वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदायों ने अपने स्तर पर एक कम्युनिकेटिव भाषा विकसित की। जैसे पार्वती सदानी बोलेगी तो मैं सदानी समझ जाऊंगा, मैं सदानी बोलूंगा पार्वती समझ जाएगी। और हम उस मुंडा भाषा परिवार के अंदर ही देखें कि
कैसे उस भाषा ने अपना विकास किया। जैसे एक मैं कुछ वैसे उदाहरण ही दे रहा हूँ, क्योंकि जिन उदाहरणों से हम कभी परिचित हुए, जिन्हें कभी सुना। जैसे पत्थलगड़ी की बात करते हैं, तो पत्थलगड़ी है विशुद्ध तौर पर ये जो देवनागरी लिपि तो देवनागरी ही है, हमारी जो हिंदी की भाषा है उसकी व्युत्पत्ति, यानी मुंडारी में पत्थलगड़ी आज स्वीकृत है। लेकिन पत्थलगड़ी को पहले क्या कहते थे? तो पत्थलगड़ी को आप देखिएगा पुराने से वो हर गड़ी है। अब जो हर गड़ी है, हर गड़ी की व्युत्पत्ति हम देखें तो हर यानी हड्डी, गड़ी यानी जहां हम हड्डी गाड़ते हैं। जो हर गड़ी स्थिति ये तब बन रही है, ये भाषिक उत्पत्ति बन रही है जहां वह समुदाय दूसरे समुदाय के साथ संपर्क कर रहा है, और इस संपर्क में भाषाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, और न सिर्फ भाषाएं मिल रही है बल्कि वो एक दूसरे की छवियां भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर रही है। अगर हर गड़ी के पीछे जाए तो क्या है? पत्थलगड़ी को ससनदिरी कहते हैं, और ससनदिरी बिल्कुल विशुद्ध जो मुंडा भाषा परिवार है उसकी व्युत्पत्ति है। यानी ससनदिरी, हर गड़ी और पत्थलगड़ी एक भाषिक यात्रा है, एक सांस्कृतिक यात्रा है, एक सामुदायिक यात्रा है। ये चीजें इस तरह से हैं। तो हमें उनके अंदर जब हम प्रवेश करें तो यह भी देखें, क्योंकि समय कम है, हम सबकी अपनी अपनी घड़ियां देख रहे हैं, मैं समापन करूंगा, काफी बातें हैं कि हम जैसे कि अभी ये बात कही गई, एक बात आई कि जो प्रौद्योगिकी है, जो तकनीकी है, वो भाषा को संरक्षित करेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसी कुछ वजह है। हम लोकतांत्रिक विस्तार के साथ साथ उन पूंजीवादी प्रक्रियाओं को भी देखें। हम उन पूंजीवादी प्रक्रियाओं को अगर हम नहीं देखते हैं और उसे देखे बिना अगर हम भाषिक संरचनाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो यह भी एक चूक है। जैसे जिस सदारी की बात मैंने कही अभी पार्वती के साथ, हमारे युवाओं का एक समूह है जो भाषा और संस्कृति हर क्षेत्र में काम करते हैं, लोग एक्टिविस्ट भी हैं, काम करते हैं। तो हमारे युवा साथियों ने एक फिल्म बनाई जो पहली मुंडारी और सदानी की फिल्म थी, बांधा खेत। बाद में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म गई और बहुत प्रशंसित हुई, वो सम्मानित हुई, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान फिल्म को मिला। अभी हाल ही में उससे प्रेरित होकर एक बड़ा काम किया गया, एक फिल्म आई सदानी में दहलीज, और हमारे टीम के साथियों ने पूरी कोशिश की गूगल से बात करके कि आप हमारी भाषा को अपने प्लेटफॉर्म की जगह दीजिए। हमने नहीं भी तो 40 ईमेल किए, संपर्क किए गूगल से, हर बार गूगल ने नकारा। अंतिम बार में बहुत ज्यादा जब हमने उनको कन्विंस किया तब वो माने। उसका तर्क ये था कि हम प्लेटफॉर्म दे देंगे तो कितने लोगों तक ये चीज पहुंचे, उससे हमें क्या मुनाफा। तो जो मुनाफे की जो स्थितियां, यानी जिसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, तकनीकी या संचार कह रहे हैं, जो हमें प्राथमिक रूप से ये तो लगता है कि वो सहयोगी है, लेकिन वो अपने स्वभाव में मुझे नहीं लगता उस पर सहयोगी होगा। और ये जो स्थितियां हैं, हम इन सबको समेट के देखें और हम विचार करें आदिवासी भाषाओं की क्या स्थितियां हो सकती हैं। इधर 2020 में एनसीईआरटी ने एक अच्छा काम किया जो मैंने देखा। एनसीईआरटी ने मुंडा और हिंदी की एक वर्णमाला की एक पुस्तिका तैयार की है। जैसा मैंने कहा से कबूतर कहा, तो उसने एक अच्छा काम ये किया, कहा से कबूतर कह के कबूतर भी लिखा, उसका चित्र भी लिखा, और बाद में उन्होंने दुदुमुल भी लिख दिया। यानी कि अगर बच्चा आए तो ये समझ जाए कि दुदुमुल को ही हम कबूतर कहते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि हम संभवतः ये नहीं स्वीकार पाते कि अगर कोई भाषा विज्ञान है या भाषा है, उसका व्याकरण है, तो उसकी एक स्वायत्त संरचना भी होती है। मुंडा में ध्वनि तंत्रों का कॉन्टेक्स्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि मंडिम जोमियाची कहा, काई जोमिया, ठीक है। अब फोनेटिक्स सुनिए, ठीक। मुंडारी में विसर्ग का, और तो हिंदी वर्णमाला में जिसे हम अंगा कहते हैं और इया कहते हैं, जिसे अमूमन अब हिंदी में लोग छोड़ रहे हैं, मुंडारी भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। लेकिन उस जो लिपि जो वर्णमाला जो बनी है, मैंने देखा उस ये चीजें वहां से छूटी हुई है, छोड़ी हुई है। यानी हम प्रयासरत तो है, लेकिन इसके लिए
जैसे कि शुरू में बात कही कि एक तो साझेदारी जो होनी चाहिए, अंतर अनुशासनिक साझेदारी होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब मैं चिंता के साथ ही अपनी बात खत्म करूँगा कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम हिस्से हुए, जिसका पूंजीकरण ही है, मैं जसिंता केरकेट्टा की इस कविता के साथ समाप्त करूँगा जो कहती है, उसका शीर्षक है नहीं आएगी। जो बात पूरे सत्र में कही गई, गुरुजी ने भी कही कि हम सुनना छोड़ दिए, हम नहीं बैठते, नहीं सुनते। जसिंता केरकेट्टा कहती है, मर रही है कोई आदिम भाषा, मर रही है कोई आदिम भाषा, हथियारों से लैस हुए नहीं आए उसे बचाने। अब बुझमार और मां को याद करें। मर रही है कोई आदिम भाषा, हथियारों से लैस हुए नहीं आए उसे बचाने। व्यस्त रहे चुराने में उसके गले से अद्भुत हार, उसके कानों से बालियां, उसकी छाती से गोदने। मर रहे हैं आदिम लोग, हथियारों से लैस हुए नहीं आए उन्हें बचाने। व्यस्त रहे चुराने में खुली आंखों से उनके सपनों की कलाकृति, घर की दीवारों से उनकी चित्रकारी, बर्तनों से नक्काशी, उनके हाथों से हुनर, जंगल से पेड़ और पेड़ों से उनकी जान। कर दिया है घोषित उन्होंने उनके वर्तमान को अतीत, लिख दिया है यूं तो हर जनजातीय संग्रहालय में कोई किसी चीज को हाथ ना लगाए, पर ठीक उसके बाहर ले रखी है पूरी आजादी, जिंदा जीवन को उनके ध्वस्त करने और उजाड़ने की। मैं अपनी बात इसी के साथ समापन करना चाहूँगा और इस प्रस्ताव के साथ कि एक साझेदारी इन चीज़ों की जो भी स्थितियाँ है उन्हें वह दूर कर सकती है, बेहतर कर सकती है। ऐसी स्थितियाँ नहीं है कि इतिहास में ऐसे कोई उदाहरण नहीं है। और जो बात मैंने की, जो जसिंता अपनी कविता में कह रही है कि उन छवियों को चुराने की जो बात आ रही है, जिससे संसार निर्मित होता है, जो ध्वनियाँ होती है, हम अगर साझेदारी पर चले, जैसा कि जो बात मैंने शुरू में कही हिंदी को लेकर, हिंदी की यही पहल थी। और मुझे तो इस बात को लेकर अपने गुरुजनों पर, अपने विभाग को लेकर मैं प्रसन्न इसलिए भी रहूँगा क्योंकि आप सबने मुझे अपनी मातृभाषा के साहित्य के यहाँ काम करने का अवसर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत